हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियोस और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि 3 नए क्रिमिनल लॉ को लाया गया है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि रिपील किया गया है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को, साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता जो कि रिपील किया गया है हमारे इंडियन पेनल कोड 1860 को, और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि रिपील किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये तीनों के तीनों कानून नए लाए गए हैं और इन्हीं तीनों कानून के बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों के सामने डील करने का काम किया था। एक साइड में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपके लिए चेंज करना चाहूंगा, और वो ये है साथियों कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्लॉज। तो यहाँ पे ये क्लॉज नहीं होगा, क्लॉज के जगह पे यहाँ पे हम लोग सेक्शंस लिखेंगे, क्योंकि जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सेक्शन के ही अकॉर्डिंग्स में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो भी होगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 63, सेक्शन नंबर 64, 65, 66, 67, तो इसी तरह से ये चलेगा। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक तो सॉल्व करने का काम किया है। वर्सेस में हम सॉल्व करने का काम कर रहे हैं कि 2023 में आप सभी लोगों के लिए क्या लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की अगर हम बात करते हैं, इसको शॉर्टकट में BNSS 2023 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी की बात हम इधर करेंगे, और हम CRPC की अगर बात करते हैं, CRPC 1973 की अगर हम बात करते हैं, तो CRPC की बात हम इस साइड करेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बार क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सभी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि चेंजेस कर दिया गया है, चेंजेस कर दिया गया है। अरे भाई, किस लेवल का चेंजेस किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है, इस चेंजेस को भी तो हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम क्या हैं, हम एडवोकेट हैं, हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं, तो हमें खुद ही नहीं पता रहेगा कि क्या चेंजेस किया गया है, तो हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि हाँ ये चीजें चेंजेस की गई हैं, ये चेंज नहीं किया गया है। तो इसी चेंजेस को हम यहाँ पर देखेंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की। 5 तक तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। 6 नंबर चैप्टर की जब हम बात करेंगे, तो 6 नंबर चैप्टर में ही आपको प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस के बारे में देखने के लिए मिलता था, जो कि आपके नए एक्ट में भी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये चैप्टर नंबर 6 में ही देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हम सेवरल प्रकार के फॉर्म्स को पढ़ेंगे कि अगर कोई अपराधी है या कोई कैदी है, तो उसको कोर्ट के पास अगर बुलाना पड़ेगा, अगर कोर्ट को उसको बुलाना है, तो कोर्ट कैसे बुलाएगी? क्या कोर्ट जा करके उनके कान में कहेगी कि सुनो, तुमको बुलाया जा रहा है कोर्ट में? किस तरह से कोर्ट में बुलाया जाएगा, कि उसी के पूरे फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि बुलाने का कोर्ट में बुलाने का किसी भी व्यक्ति को क्या तरीका होता है, उसी तरीका को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम लोग, तो बात करते हैं समन की। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि समन किस तरह से दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि कोर्ट के द्वारा अगर कोई समन भेजा जा रहा है किसी भी व्यक्ति को, तो किस तरह से समन को भेजा जाएगा। तो समन को भेजने का कई तरीका होता है। अगर तरीका में की बात करते हैं, तो ये कैसा होना चाहिए, ये लिख करके भेजा जाना चाहिए। ये किस तरह से भेजा जाना चाहिए, ये नहीं कि हम समन भेज रहे हैं और हम ओरली बोल दे रहे हैं कि देखो तुमको हम लोग बुलाया है, इस नंबर वाले कोर्ट में तुमको इस फला डेट को तुमको आ जाना है। इस तरह से नहीं होगा। क्या होगा, बाकायदे रिटर्न में होगा। साथ ही साथ उस पर हस्ताक्षर भी होंगे, उस पर सील भी लगी होगी, और साथ ही साथ उस पर डेट भी लिखा होगा कि किस तारीख को, आपको कोर्ट नंबर भी लिखा रहेगा कि इस कोर्ट में आपको क्या करना है, आपको इस कोर्ट में इतने बजे मीन्स कि उतने तारीख को आपको प्रेजेंट होना है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म होता है समन का, जो कि हमारे CRPC में कहां पर दे रखा था। अगर हम CRPC की बात करें, तो साथियों CRPC के सेक्शन नंबर 61 में हमको दे रखा था। ठीक, क्योंकि जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अगर CRPC की, तो चैप्टर नंबर 5 हमारा खत्म कहां पे होता है, 60 कैपिटल A पे हमारा CRPC का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे खत्म होता है। जैसे चैप्टर 5 खत्म होता है, तो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा आता है वो सेक्शन नंबर 61 आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। लेकिन
यहाँ पे आपको बदलाव सेक्शन के अरेंजमेंट में देखने के लिए मिल रहा है। अब क्या बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, किस लेवल का बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फॉर्म ऑफ समन्स की हम बात कर रहे हैं वो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 61 में हुआ करता था और आज ये सरक करके कहाँ चला आया, ये आज चला आया सेक्शन नंबर 63 के पास। तो इसी प्रकार के चेंजेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी मैंने तरीका भी आपको बताने का काम किया कि किस तरह से समन को भेजा जाता है। समन में सिग्नेचर होना चाहिए, सील होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट भी होना चाहिए, स्पेसिफिक कोर्ट का नेम भी होना चाहिए, हर एक चीज को वहां पे मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ आप यहां पर ये देखिए ये क्या कह रहा है, अगर हम बात करते हैं इसकी, कह रहा है समन हाउ सर्व। समन किस तरह से हम सर्व करते हैं, इसका भी एक तरीका होता है, इसका भी एक फॉर्मेट होता है। ऐसे नहीं कि हम समन लेकर के गए और समन वैसे ही हाथ में पकड़वा दिए, नहीं, समन भी सर्व करने का एक तरीका होता है। जो कि हम लोग सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 62 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को समन को सर्व करेंगे। समन को कौन आखिर में सर्व कर सकता है? क्या मैं लाइबल हूं, मैं समन को सर्व कर सकता हूं, या सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही उस समन को सर्व कर सकता है? तो इसके बारे में हमको बताने का काम कौन करता है, हाउ समन सर्व। समन को कैसे सर्व किया जाता है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी किया जा सकता है। साथ ही साथ कोर्ट किसी के द्वारा अगर इशू कर देता है कि आप क्या करेंगे, आप समन को सर्व करेंगे, तो उसके द्वारा भी कोर्ट के समन को क्या किया जा सकता है, कोर्ट के समन को सर्व किया जा सकता है। तो इसमें हम पूरा देखने वाले हैं कि किस तरह से समन को सर्व किया जाएगा। यह पहले आपका हुआ करता था सेक्शन नंबर 62 हुआ करता था, लेकिन जो हमारा नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें यह हो गया है सेक्शन नंबर 64 अब हो गया है। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके कीवर्ड्स को आप देखिए, किसकी बात कर रहा है, समन की बात कर रहा है, किसके, फॉर्म, उसके फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। कैसे सर्व होगा समन, सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है और सोसाइटीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे ये हायरार्की है और आप इसी हायरार्की में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी हायरार्की में आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ही सीआरपीसी को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उनको तो मैं समझ सकता हूं, उनको ये चीजें पूरी की पूरी लर्न ही होगी। इसलिए लर्न होगी क्योंकि वो बार बार अपने एग्जामिनेशन को फेस किए होंगे और बार बार जब एग्जामिनेशन को फेस किए होंगे तब इस टाइप के ऐसा क्वेश्चन उनको देखने के लिए मिला होगा चैप्टर नंबर 6 सीआरपीसी से। तो ये चीजें ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि सेक्शन नंबर 63 में अब क्या कहा गया है। अब 61 के पास आप नहीं जाएंगे क्योंकि 61 जो है हमारा वो सीआरपीसी अब हो गया है, अब वो हमारा पास्ट हो गया है। जब हमारी नई वैकेंसी अनाउंस की जाएगी, यूपी की जाएगी, उत्तराखंड की जाएगी, झारखंड की जाएगी, बिहार की जाएगी, व्हाटएवर किसी भी स्टेट की अगर वैकेंसीज को अनाउंस किया जाएगा तो हमको अगर इन्फोर्स कर दिया जाता है तो हमें नए लॉ को ही पढ़ने की आवश्यकता होगी, हमें पुराने लॉ को, हमें अपने सीआरपीसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हमारा कहां पे हुआ करता था, अगर हम फॉर्म्स ऑफ समन्स की बात करते हैं, पहले हमारा 61 में हुआ करता था, बाय द टाइमिंग कहां पे हो गया है, तो अब 63 में हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। समन हाउस सर्व जो हमारा हुआ करता था वो सेक्शन नंबर 62 में हुआ करता था, लेकिन अब आ गया है सेक्शन नंबर 64 में आ गया है। साथ ही साथ हम सेक्शन नंबर 63 की भी बात करेंगे क्योंकि सेक्शन नंबर 63 भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए सेक्शन नंबर 63 और सेक्शन नंबर 64 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करता है सर्विस ऑफ समन, किसको सर्विस किया जाएगा समन को, तो जो हमारे कॉर्पोरेट बॉडीज होंगे, जो हमारे फर्म्स होंगे, जो हमारी सोसाइटी होगी, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, जिसको हम लोग सोसाइटीज को बार बार रजिस्टर्ड करा लेते हैं, ये पहले कहां पे हुआ करता था, हम सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर ये 63 में हुआ करता था। अब 63 से कहां पे चला आया है, तो 63 से सीधे सेक्शन नंबर 65 पे चला गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आप इस तरह से इस चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलिए, जितना बेहतर तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पे कमांड आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शंस की, बात करते हैं, कह रहा है कि सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर पे पुलिस वाले भाई साहब समन लेकर के आए हैं, पता चला मैं समन ही नहीं रिसीव करना चाहता हूं, मैं फरार हो जाता हूं, फरारी काट देता हूं। ये पहले हमको कहां देखने के लिए मिलता था, सीआरपीसी में, तो ये सीआरपीसी में देखने के लिए मिलता था सेक्शन नंबर
64 में हमको देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब कहां हमको देखने के लिए मिल रहा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो ये सेक्शन नंबर 66 में हमको देखने के लिए मिल रहा है। आप देखेंगे एक चीज को आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, रीजनिंग खेला जा रहा है। रीजनिंग क्या खेला जा रहा है? अगर हम यहां से देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है? +2 +2 +2। अभी तक क्या चला आ रहा है? सभी में +2 यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। 61 का क्या हो जा रहा है? 63 हो जा रहा है। 62 का क्या हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। 63 का क्या हो रहा है? 65 हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप लोगों ने पहले इसको लर्न किया था, सेम एज यूजुअल वैसा ही चल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा आपको घबराने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 2-2 सेक्शन आप प्लस करते रहेंगे, आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपके सामने खुल करके दिखता रहेगा। आप यहाँ पे खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एज अ रीजनिंग चल रहा है, 2-2-2 के क्रम में यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये चीज पे हम लोग बात कर रहे थे। सर्विस वेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। मैं समन पुलिस वाला लेकर के आया है, दरवाजे पे खड़ा है पुलिस वाला, जिसको समन रिसीव करना फरार हो गया है, भाग गया है। तब इस दशा में क्या किया जाएगा? कोई भी उसके घर का कौन होगा? बच्चे की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेजर की बात कर रहे हैं, नौकर की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेजर की बात कर रहे हैं, नौकर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपके एग्जामिनेशन में एज अ ऑप्शन वहां पे भी आएगा कि क्या वो जो समन आया है वो समन किसी उसके नौकर को रिसीव कराया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कराया जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स को रिसीव कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कराया जा सकता है। मेजर पर्सन को ही ये समन रिसीव कराया जा सकता है, अगर एट दैट टाइम वो साहब वहां पे नहीं मिल रहे हैं जिनके लिए समन इशू किया गया था कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। तो ये हमारा पहले कहां हुआ करते थे? ये पहले हमारा हुआ करते थे सेक्शन नंबर 64 में, अब ये चले आए हैं सेक्शन नंबर 66 में। नेक्स्ट हम सेक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? कह रहा है कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एट बिफोर प्रोवाइडेड की बात कर रहा है। यहां पर देखिए सेक्शन नंबर 65 यहां पे आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? सेक्शन नंबर 65 कह रहा है कि प्रोसेस व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड। हमने समन का तो सर्विस कर दिया है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रहा बिफोर उसके प्रोवाइडेड, उसको देने से पहले ही। मींस की कोर्ट ने ही समन को उनके क्या कर दिया? रद्द कर दिया, या जो भी करना होगा कोर्ट के द्वारा किया गया है। ये हमारा 65 में हुआ करता था। अब चला कहां पे आया? तो ये चला आया कोर्ट सेक्शन नंबर 67 में, हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। साथ ही साथ कर रहा है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी समन सर्व करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और ये जब जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस मींस की जब जब हम गवर्नमेंट सर्वेंट को समन देंगे तो पहले हम सीआरपीसी में दिया करते थे सेक्शन नंबर 66 में। अब आप 2 सेक्शन इसमें ऐड कर लीजिए, 66 में देते थे, अब आप कहां पर देंगे? तो आप देंगे सेक्शन नंबर 68 में देंगे। सिर्फ इसी तरह से आप चीजों को याद करके रखिएगा, समझ के रखिएगा, आपका पूरा का पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आसान लगने लगेगा, आपको इससे प्रेम हो जाएगा। साथ ही साथ कर रहा है सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकल लिमिट्स के बाहर जाकर के हमको सर्विस को सर्व करना पड़ेगा, तो कैसे, कहां पे हम सर्व करेंगे, किसको सर्व करेंगे? तो ये हमको कहां देखने के लिए मिलता था? तो ये हमको देखने के लिए मिलता था सेक्शन नंबर 67 के अंतर्गत। लेकिन 2 आप इसमें बढ़ा दीजिए, अब ये कहां पे आ जाएगा? आ जाएगा सेक्शन नंबर 69 में। पहले जो हमारा बंच हुआ करता था साथियों, इसका वो कहां से लेकर के कहां तक होता था? तो सेक्शन नंबर 61 से लेकर के, अगर हम समन की बात करते हैं तो समन हमारा पहले कहां से कहां तक हुआ करता था? अगर हम समन की बात करते हैं तो समन सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 69 तक हुआ करता था। लेकिन अब जो आपका समन का आ गया है वो सेक्शन नंबर 63 से स्टार्ट हो रहा है। रेंज देखिए, रेंज में भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो सेक्शन नंबर, अगर बीएनएस की हम बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, तो ये 63 से स्टार्ट होता है, और ये कहां तक जाता है? 63 से स्टार्ट होकर के 71 तक जाता है। कहां तक? 71 तक जाता है। तो ये इनका रेंज भी हो गया। रेंज भी आपको जान करके रखना पड़ेगा। पहले का जो रेंज था, पहले सभी के द्वारा रटी रटाया हुआ रेंज था कि 61 से लेकर के 69 के बीच में हमारा पूरा का पूरा समन फॉल करता है। साथ ही साथ इसके बाद से हमको क्या देखने के लिए मिलता है? समन के बाद हमको वारंट देखने के लिए मिलता है। किस चीज का वारंट हमको देखने के लिए मिलता है?
धरपकड़ करने का, अरेस्ट करने का वारंट हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद वाले प्रोविजंस को अभी हम अरेस्ट को भी देखने वाले हैं। पहले समन्स को यहाँ पे निपटा दे कि समन क्या होता है, किस किस को समन दिया जाता है। पहले सीआरपीसी में हमारा समन्स कहाँ पे हुआ करता था, क्या रेंज हुआ करता था, क्या हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किस तरह से समन दे सकते थे, अगर कॉर्पोरेट बॉडीज को हमें समन देना पड़ता था तो कैसे हम देते थे, साथ ही साथ समन किस तरह से सर्व किया जाता था। इन सभी तरीकाओं को हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम किया, जो कि हमारे सीआरपीसी में था और एज यूजुअल हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी डालने का काम किया गया है। तो आइए यहाँ पे फिर देखिए, अभी तक तो आप लोगों ने सर्विस समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स को आप लोगों ने देखा। अब आगे का देखिए, आगे वाले में क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है प्रूफ ऑफ सर्विस। ये देखिए, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विस ऑफरिंग नॉट प्रेजेंट की बात कर रहा है। यह पहले हमारा सेक्शन नंबर 68 में हुआ करता था। यहां पे स्टार आपको लगा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इस स्टार का मतलब यह था कि इस प्रोविजंस को हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस प्रोविजंस को हटाया नहीं गया है। एज यूजुअल डिट्टो इस प्रोविजंस को हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत ले लिया गया है। अब ये हमारा कहां पर चला आया है, यहाँ पे जो भी क्लॉजेस लिखे हैं, क्लॉज आप ना कहिए, इसको एज अ सेक्शंस के रूप में आप लोग पढ़िएगा। अब ये कहां पे चला आया है, तो अब चला आया है सेक्शन नंबर हमारे 70 के अंतर्गत चला आया है। 68 का मामला कहां पे चला आया है, तो 70 के अंतर्गत चला आया है। सर्विस ऑफ समन ऑफ विटनेस बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा से भी हम लोग क्या कर सकते थे, तो पोस्ट के माध्यम से भी हम लोग समन को दे सकते हैं कि किस तरह से पोस्ट के थ्रू हमारा समन जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में भी हमको एक देखने के लिए मिलता था। तो ये चीज आपको कहां देखने के लिए मिलता था, तो ये आपको सेक्शन नंबर 69 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता था। लेकिन अगर अब आप देखेंगे कि अब ये आपको कहां पर देखने के लिए मिल रहा है, तो अब आपको देखने के लिए मिल रहा है सेक्शन नंबर 71 के अंतर्गत। तो अभी तक तो पूरा आप लोगों ने समन्स को यहां पर देखने का काम किया कि समन क्या होता है, कैसे सर्व किया जाता है, कौन सर्व करता है, कॉर्पोरेट्स बॉडी पे किस तरह से होती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे किस तरह होती है, आउटसाइड लोकल लिमिट्स पे किस तरह से किया जाता है, और रेंज भी आप लोगों ने देखने का काम किया। अब हम इसी के बी पार्ट में आएंगे, और बी पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे साथियों, बी पार्ट में हम लोग देखेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में, कि किस तरह से अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब हम अरेस्ट करते हैं तो हम पूरे के पूरे उसके फंडामेंटल राइट का कबाड़ा निकाल करके रख देते हैं। किस लिए कबाड़ा निकाल देते हैं, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया, पूरा का पूरा उसका फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमको प्रोवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमको प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक का जो भी हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को अगर हम अरेस्ट करते हैं तो उसके पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, उसके पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से कर्टेल उसका हम करते हैं। मींस कि अरेस्ट कर लेना, किसी भी व्यक्ति को एक जगह कन्फाइन करके रखने की बात आती है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये छोटी चीज नहीं होता है किसी को अरेस्ट करना। लेकिन अरेस्ट करना भी तो जरूरी है, नहीं अरेस्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को आप याद करिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के चैप्टर नंबर 5 को आप याद करिए, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 5 को याद करिए। कहां से स्टार्ट हो रहा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अरेस्ट, तो सेक्शन नंबर 35 से आपका स्टार्ट हो रहा था। और सीआरपीसी में बात करें कि सीआरपीसी में आपका अरेस्ट कहां पे स्टार्ट हो रहा था, अरेस्ट का प्रोविजन कहां से लेकर के कहां तक चल रहा था, तो सीआरपीसी में भी आप देखेंगे कि सेक्शन नंबर 41 से आपका स्टार्ट हो रहा था। तो दोनों के बीच आप अंतर को देखिए, वहां 35 से स्टार्ट हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अरेस्ट, और यहां पे अरेस्ट कहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे अरेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा था सेक्शन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा था। अब देखिए, अब आगे का सीन देखिए, अरेस्ट की हम बात करते हैं, अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। ऐसे नहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा कि पुलिस गई अब पकड़ करके लेके चली आई, नहीं, बाकायदे प्रक्रिया के तहत ही होगा, प्रोसेस स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही होगा। पहले अगर हम अरेस्ट की बात करते हैं कि किस तरह से अरेस्ट हो किया जाएगा, क्या अरेस्ट का ड्यूरेशन होगा, यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें अगर किसी भी व्यक्ति को, मैं पुलिस हूं, हमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो हम कितने टाइम के लिए एज अ पुलिस होकर के हम अरेस्ट कर सकते हैं। हम अगर मजिस्ट्रेट हैं तो जुडिशियल कस्टडी में उसको कितने दिनों तक हम रख सकते हैं, या फिर पुलिस कस्टडी में रखना है तो कितने टाइम के लिए हम अलाउ कर सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति को रखा जाएगा, क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात है भाई साहब। सामान्य बात थोड़े नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को हम पकड़ करके अपने जेल में रख ले रहे हैं। तो अब देखिए, ये पहले हमारा कहां पे आया करता था,
अभी तक आप लोगों ने सेक्शन नंबर 69 सीआरपीसी को पढ़ा है। अभी हम सीआरपीसी के घेरे में हैं। कहां पे हैं? तो अभी हम सीआरपीसी के घेरे में हैं। और इधर क्या है? तो इधर बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। इस बात को फिर आप ध्यान रखिएगा और फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी यह है कि यहां पे कह रहा है कि फॉर्म ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशंस की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉर्म ऑफ समन्स को पढ़ा है, सेम एज यूजुअल यहां पे भी फॉर्म को पढ़ा जा रहा है। किसके फॉर्म को पढ़ा जा रहा है? तो वारंट के फॉर्म को पढ़ा जा रहा है। और साथ ही साथ वारंट के जब हम फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसके ड्यूरेशन को भी हमको यहां पे पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब किस तरह से भाई साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है, हम उसको भी यहां पर जानने का काम करेंगे। वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा क्या किया जा सकता है? किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। या तो एक पुलिस जाएगा अरेस्ट करने, या एक के साथ एक और पुलिस चला जाएगा अरेस्ट करने। जिस तरह से समन वहां पर लेके जाया जा रहा था, सेक्शन नंबर 61 कहें तो सीआरपीसी कहेंगे, और सेक्शन नंबर 63 कहेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। तो दोनों का कंपैरेटिवली स्टडी करिए। जितना बेहतर तरीके से आप कमांड बना करके रखेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से सीआरपीसी से आप सब प्रेम हो जाएगा। एक कदम आसान सब्जेक्ट है सीआरपीसी। सीआरपीसी में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे मैंने तो कभी आज तक सीआरपीसी पढ़ा नहीं और ये यहाँ पे सीआरपीसी को ही बदल दिया गया, जब मैं पढ़ने आया तो सीआरपीसी। बहाने तो हमारे पास अनेकों हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। तो यहां पे हम सेक्शन नंबर 70 की बात कर लिए हैं। सेक्शन नंबर 70 में हमें कह रहा है कि फॉर्म्स ऑफ वारंट के बारे में बात कर रहा था और अरेस्ट के ड्यूरेशन की बात कर रहा था। यहां पे अरेस्ट करने एक पुलिस भी जा सकता है, साथ साथ एक अगर बहुत खूनखार अपराधी है तो अरेस्ट करने के लिए 2-4 पुलिस जा सकती है, पूरी पुलिस की टीम जा सकती है। अब अरेस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? पुलिस वाला ओरल इंटिमिडेशन दे सकता है। सुनो, तुमको रुकने के लिए कहा जा रहा है ना, रुको। ओरल इंटिमिडेशन पे अगर वो रुक जा रहा है, जिसको अरेस्ट करने गए हैं, तो किसी भी प्रकार की पुलिस उनके ऊपर जास्ती नहीं करेगी। मींस कि किसी भी प्रकार से उनको ना मारेगी ना पीटेगी। लेकिन अगर वो भाग रहे हैं, पुलिस को देखते ही लोग भागने लगते हैं जिनको अरेस्ट करने वाले, तो उनको पुलिस क्या कर सकती है? उनको पुलिस दौड़ करके, हिट करके, जैसे भी हो उनको पकड़ने का काम करेगी। पुलिस एट दैट टाइम उनको गिरफ्तार करके लेकर के आएगी। क्यों लेकर के आएगी? क्योंकि वारंट निकला है भैया, उनके खिलाफ वारंट निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? हमारे और आपके द्वारा वारंट नहीं निकाला गया है, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वारंट निकाला गया। और कोर्ट उस व्यक्ति को क्या कर रही है? कंपेल कर रही है, आओ आओ तुमको बुलाया जा रहा है। जब जब कोर्ट बुलाएगी तब तब पुलिस जाएगी और भाई साहब को अरेस्ट करके लेकर के आएगी। तो अब ये सेक्शन कहां चला आया? जो 70 नंबर का हमारा सेक्शन हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, वो चला आया सेक्शन नंबर 72 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। फिर यहां पे क्रोनोलॉजी को आप समझिए। फिर यहां पर देखिए 2+2+2+ यहां पे भी आपको होता हुआ दिखेगा। अब यहां पर देखिए पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, उनको सिक्योरिटी में हम लेके आएंगे। पता चला कि खूनखार अपराधी है, पता चला कि पुलिस वाले को ही मार करके भाग गया, तो उनको क्या करेंगे? पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, पूरा सिक्योरिटी के साथ उनको क्या किया जाएगा? कोर्ट ऑफ लॉ तक लेकर के आया जाएगा। कब लेकर के आया जाएगा? इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 73 के अंतर्गत हम बात करेंगे। और सीआरपीसी की बात करेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 71 के अंतर्गत हम यहां पे बात करेंगे। देखिए यहां पे साथ ही साथ कर रहा है वारंट टू हुम डायरेक्टेड। अब पूछ रहा है कि वारंट टू हुम डायरेक्टेड, ये हमारा सेक्शन नंबर 72 हुआ करता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। जब जब हम 72 की बात करेंगे तो यहां पे हाँ सेक्शन नंबर 72 हुआ करता था वारंट टू हुम डायरेक्टेड, वारंट को किस तरह से डायरेक्ट किया जाएगा। अब ये हमारा कहां चला आया? ये चला आया सेक्शन नंबर 74 के पास हमारा चला आया। साथ ही साथ कर रहा है वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, ये जो वारंट है क्या किसी भी पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है। ये हमारा सेक्शन नंबर 73 हुआ करता था सीआरपीसी के अंतर्गत। क्योंकि हम लोगों ने इस पे काफी वर्क किया है, काफी मेहनत किया है इन सभी सेक्शंस को याद करने में, और अब ये सेक्शन हमारा क्या हो गया? तो 73 हमारा 75 हो गया। सेक्शंस के अरेंजमेंट को अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे पढ़ने का, ऑब्जर्व करने का काम कर रहे हैं। क्यों?
इसलिए पढ़ने का काम कर रहे हैं क्योंकि इंडेक्स बेस्ड ही अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पहले आएगा तो पहले आपसे क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड ही पूछने का काम करेगा। अंदर का कंटेंट जो भी हो वो तो बाद में पूछेगा, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आएगा और प्रिलिमिनरी में आपसे या तो रेंज पूछता है या तो सेक्शन के नंबर पूछेगा, सेक्शंस के अरेंजमेंट पूछेगा। तो जितने भी जिनका भी अब नया वैकेंसी आने वाला है किसी भी स्टेट का, वो बिल्कुल तैयार हो जाएं। इसलिए तैयार हो जाएं कि अगर आपने मगअप कर लिया है, अगर आपने रट लिया है सेक्शंस को, अगर इन तीनों क्रिमिनल लॉ को, तो ये तीनों क्रिमिनल लॉ आपको कहीं ना कहीं धूमधाम से बेनिफिट देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कम बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे तो बहुत तगड़ा आपको बेनिफिट देने वाले हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाएंगे लगभग आपसे इंडेक्स बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स सबके लिए नया है, किसी के द्वारा भी इंडेक्स को नहीं पढ़ा गया है। अभी हम अंदर के भी कंटेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि अंदर के कंटेंट में किस टाइप के चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या जब कंटेंट में, जब हमारे इंडेक्स में नॉमिनल से चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या कंटेंट में क्या बहुत ज्यादा हमको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल भी चेंजेस हमको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जब हमारा पूरा का पूरा हेडिंग एज यूजुअल डिट्टो वैसे ही कॉपी कर दिया गया, कॉपी पेस्ट, तो क्या प्रोविजन अंदर का इसमें चेंज किया गया होगा? बिल्कुल भी नहीं चेंज किया गया होगा। जहां चेंज किया गया होगा वहां मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक एक सेक्शंस को, एक एक प्रोविजंस को, एक एक इलस्ट्रेशंस को आपके सामने रखने का काम करूंगा कि हाँ इसमें इस लाइन में ये बातें लिखी गई हैं। मैं सभी चीज आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूं। यहां पर देखिए, वारंट डायरेक्टेड टू बी पुलिस ऑफिसर, वारंट को डायरेक्ट कर दिया जाता था पुलिस ऑफिसर को। सेक्शन नंबर 74 याद करिए, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 74 ही कहता था कि वारंट को डायरेक्ट कर दो। किसको डायरेक्ट कर दो? तो पुलिस ऑफिसर को। और ये पुलिस ऑफिसर वारंट डायरेक्ट करने वाला काम कहां पे चला गया? तो ये चला गया सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 76 के अंतर्गत चला गया। साथ ही साथ कर रहा है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ वारंट की हम बात करते हैं। यह था हमारा सेक्शन नंबर 75, अब चला आया सेक्शन नंबर 77 में। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ करता था सेक्शन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो आईपीसी के साथ भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। आईपीसी के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तो वहां पे जनरल एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता था, आपको पूरा बंच देखने के लिए मिलता था। सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 का बंच, पूरा का पूरा जनरल एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता था। मैं जब पढ़ता था, जब मैंने याद किया था, तो इसको मैंने आईपीसी के सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के साथ ही याद करने का काम किया था, क्योंकि 76 यहां पे भी बात करता है और 76 वहां पे भी बात करता है। तो दोनों को जिस तरह से मैं हो सकता था याद करने का कोशिश किया था। इसमें क्या कर रहा है? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, बिना डिले के हमें कहां पर लेके जाना है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो डिले नहीं करना है, उसको कहां पर लेकर के जाना है? उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ही लेकर के जाना है। इसी की बात यहां पे आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं कही जा रही है। अब आप यहां पर देख भी सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है। अगर पुलिस वाला कोई व्यक्ति होता है, अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लेता है तो क्या करता है? आने और जाने का समय छोड़ करके 24 घंटा के अंतर कहां लेकर के जाता है? किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाता है। तो यहां पे क्यों नहीं लेकर के जाएगा? यहां पे तो वारंट जारी किया गया है, सीधे सीधे साफ साफ कोर्ट को पता है कि हाँ इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करके तुम कहां रखोगे? गिरफ्तार करके तुम अपने घर पे तो नहीं रखोगे, गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को कहां लेकर के आओगे? तो गिरफ्तार करोगे और गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट में ही लेकर के आओगे। तो ये आपका कहां पे चला गया? तो ये आपको सेक्शन नंबर 76 में देखने के लिए मिल रहा था, और आज कहां पे ये चला आया है? तो ये चला आया है सेक्शन नंबर 78 के अंतर्गत चला आया है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करेंगे, वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, वारंट को कहां पर एग्जीक्यूट किया जाएगा? अब ये भी मामला फंस गया कि वारंट जो है, वारंट को कहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे? ये बात हम लोग पढ़ते थे कहां पे? तो ये बात हम लोग पढ़ते थे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 77 में। लेकिन अब जो मामला है वो चेंज हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। ये कहां चला आया है? तो ये चला आया है सेक्शन नंबर 79 के अंतर। साथ ही साथ यहां पर देखिए, कर वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड अगर जुरिस्डिक्शन जाकर के हमको वारंट को अगर लागू कराना है तो पहले हमारा सेक्शन नंबर 78 हुआ करता था, लेकिन
अब क्या हो गया है, अब सेक्शन नंबर हमारा 80 हो गया है। पता चला कि भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, देश भर के भागने वाले भाग गए हैं। वो जो दाढ़ी ओढ़ी लगा के किंग फिशर वाला, क्या नाम है उसका, अब नाम एट दैट टाइम याद नहीं आ रहा है, वो भी क्या हो गया, भाग गया। अब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हमारे भाग गया, तब हम क्या करेंगे, अब उसको भी तो बुलाना है। तो बुलाने के लिए हम लोग एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी करते हैं, तमाम चीजों को करते हैं। ये हमारा कहाँ चला आया, तो सेक्शन नंबर 80 के अंतर्गत चला आया। 78 हमारा 80 के अंतर्गत चला आया। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड अगर जुरिस्डिक्शन चला गया, ये सेक्शन नंबर 79 हमारा हुआ करता था, और आप बाय द टाइमिंग आज आपका सेक्शन नंबर ये 81 हुआ करता है। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे चेंजेस आपको कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब यहां पे आइए सेक्शन नंबर 82 की हम बात करते हैं। सेक्शन 82 नहीं, प्रोसीजर, प्रोसेस ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, किसी के भी खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, वारंट अगर इशू हुआ है, जो कि सेक्शन नंबर 80 के अंतर्गत हुआ करता था, अब ये कहां पर चला आया है, तो अब आपके ये सेक्शन नंबर 82 के पास चला आया है। हम जो भी बात कर रहे हैं, क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं यहां पे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की बात कर रहे हैं, और जो भी बात कर रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम सेक्शंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ये चीजें आप सभी लोगों को समझनी होगी। यहां पे क्लॉज 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 लिखा है, तो क्लॉज के चक्कर में आपको बिल्कुल भी फंसने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और देख लीजिए, फिर हम प्रोक्लेमेशन देखेंगे। प्रोक्लेमेशन में भी और मजा आएगा। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। ये हमारा सेक्शन नंबर 81 हुआ करता था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लेकिन बाय द टाइमिंग आप इसको देखेंगे तो ये कहां पे चला आया है, ये चला आया है आपके सेक्शन नंबर, क्लॉज यहां पर लिखा है, लेकिन क्लॉज हमें नहीं समझना है। हमें यहां पे क्या समझना है, हमें सेक्शन समझना है। कोई भी भाई हमारा कमेंट सेक्शन में ये ना लिखे कि वहां पे क्लॉज लिखा था, आप क्लॉज 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 चिल्ला रहे थे। नहीं, मैं बार बार यहां पे डिस्क्लेमर के साथ कर रहा हूं, ये क्लॉज नहीं होगा, ये आपका सेक्शन होगा। सेक्शन नंबर 83 हमारा ये हो गया है। अब हम सी नंबर पे आ जाएंगे, और सी नंबर पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहां पे हमको प्रोक्लेमेशन एंड अरेस्ट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो यहां पे हमें प्रोक्लेमेशन एंड अरेस्ट का प्रोविजन हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। कुछ ऑफेंडर ऐसे होते हैं जो कि अब्सकॉन्ड कर जाते हैं, भाग जाते हैं, देश छोड़ करके भाग जाते हैं, देश का पैसा लिया, देश का खाया और देश छोड़ करके भाग गया। तो ये प्रोक्लेमेशन की बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर हम लोग 82, 83, 84, 85, 86 इन्हीं 5 सेक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का इसको काम किया करते थे। और ये सेक्शंस यहाँ पे आपके सामने है। अगर हम इधर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका सीआरपीसी का है, और अगर इधर बात करते हैं तो इधर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। देखिए क्या कह रहा है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, ये सेक्शन नंबर हमारा 82 हुआ करता था। अगर कोई पर्सन भाग गया है तो उसको किस तरह से हम लोग बुलाएंगे, संपत्ति को जब्त कर लेंगे, बैंक बैलेंसेस को उनके जब्त कर लेंगे, संपत्ति जब्त कर लेंगे। बैंक बैलेंस हमारा इंडिया में है, इंडिया में हमने बैंक के बैलेंस उनका जब्त कर लिया, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, भाग करके आएगा ना, जब पैसा जेब में नहीं रहेगा तो भाग करके आना ही पड़ेगा। और ये आपको अब कहां पे चला गया है, अब आपका सेक्शन नंबर 84 में चला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन नंबर 84 में ये चला गया है। साथ ही साथ कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग, अटैच किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी को। अभी मैं बता रहा था कि भाग जाएंगे तो उनके बैंक बैलेंस को अटैच कर लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। जब सब कुछ चला जाएगा तो वहां पे अकेले रह के क्या करेगा, विदेश में रह करके क्या करेगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा, जब किसी को पे ही नहीं कर पाएगा, कुछ खाना चाहेगा, जेब में देखेगा पैसा ही नहीं है, बैंक में निकालने जाएगा, बैंक उसका सीज कर दिया जाएगा। तो ये क्या किया जा रहा है, प्रोक्लेम किया जा रहा है। किसके लिए, भैया तुम देश छोड़ करके भागे हो ना, तुमको बुलाने का ये तरीका है। ये कहां पे हुआ करता था, सीआरपीसी में, तो ये सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 83 में हुआ करता था। लेकिन किस्मत आज इसकी देखिए कि सेक्शन नंबर 85 में चला गया। फिर यहां पर आप देखेंगे कि +2 आपके सामने हो रहा है, 82 का 84 हुआ, 83 का 85 हुआ। तो इस तरह से +2 आपका देखने के लिए मिल रहा है। कर है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड पर्संस की यहां पे बात कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैच की बात कर रहा है। हम क्लेम भी कर सकते हैं कि भैया
हमारी प्रॉपर्टी है, जो भागा है ना उसकी प्रॉपर्टी बस यहां से लेकर के यहीं तक है। ये मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, इसमें 3 भाइयों का हिस्सा है। कोर्ट ने क्या किया, तीनों के तीनों प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को उसका समझ करके अटैच कर लिया। भाई गलती इन्होंने किया, इन्होंने गलती नहीं किया, इन्होंने गलती नहीं किया, तो इनकी प्रॉपर्टी क्यों हम अटैच करेंगे? तो ये जाकर के क्लेम करेंगे कि साहब सिर्फ और सिर्फ आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करिए, मेरी और मेरे भाई की प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए। ये बात हम लोग 84 में पढ़ा करते थे, और आज ये कहां पे चलाया गया है? आज ये सेक्शन नंबर 84 वाला आपका 87 के अंतर्गत चला गया है। रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन नंबर 85 में हुआ करता था, और 88 में अब चलाया गया। देखिए, अपील फ्रॉम ऑर्डर, रिजेक्शन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी जो सेक्शन नंबर 86 में हुआ करता था, सेक्शन नंबर 89 के पास चला आया। अब एक लास्ट प्रोसीडिंग और बचा है, डी नंबर का प्रोसीडिंग यहां पे बचा है, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेशन। अब ये 4 हमारे पास यहां पे रूल्स बचे हैं, इन रूल्स को देख करके हम आपको और भी शानदार तरीका दिखाते हैं। कर रहा है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ, इन एडिशन टू समन्स की बात कर रहा है, जो कि सेक्शन नंबर हमारा 87 में हुआ करता था। ये अदर प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। पहले समन जारी किया, समन के बाद अटैचमेंट किया, अटैचमेंट के बाद क्या किया, उनको अरेस्ट वगैरह सब कराने का काम किया। अब भाई अब कोर्ट से भी वो चालबाज निकल गया, अब उसके लिए क्या हथकंडा अपनाया जाए? तो उसके लिए ये हथकंडा अपनाया जाएगा, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स की बात। ये आपका कहां पे चला आया? ये 87 था, और ये 87 से कहां चला आया? सेक्शन नंबर 90 में ये आपका चला आया। साथ ही साथ कर रहा है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंसेस, बॉन्ड भरवाया जाएगा कि भैया तुम अपीयर हो, इसके लिए तुम बॉन्ड भर करके जाओ। ऐसे पता चला कि तुमको हम लोगों ने बेल दे दिया, तुम बेल दे लेने के बाद तुम चले गए दिल्ली, तुम चले गए अमेरिका, चले गए लंदन, चले गए पेरिस, चले गए, कौन तुमको पकड़ करके लाएगा भाई? उसके लिए बॉन्ड भर करके जाओ। जब बॉन्ड भर के जाओगे तो तुम आओगे भी। ये सेक्शन नंबर हमारा 88 हुआ करता था सीआरपीसी में, और अब क्या हो रहा है? सेक्शन नंबर 91 हो रहा है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंसेस, अगर आपने बॉन्ड भरा था और उस बॉन्ड का आप ब्रीच कर रहे हैं तो उसके लिए भी पेनलाइज आपको किया जाएगा, उसके लिए अलग से पेनलाइज किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 89 आपका हुआ करता था, और आज सेक्शन नंबर 92 आपका हो रहा है। प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, ये आपका सेक्शन नंबर 90 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हुआ करता था। बाय द टाइम बिंग, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर ये 93 में चला आया। यहां पे आप देख रहे हैं कि सेक्शन नंबर 3 सेक्शन का इंक्रीजमेंट लगा है। यहां पे आप देखेंगे 90 से लेकर के 3, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे 93 हो गया। मींस कि आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? यहां से आप अगर अदर प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं तो अदर प्रोसीडिंग में 3 सेक्शंस आपका बढ़ता हुआ चला गया, और डिट्टो एज यूजुअल जो आपके सीआरपीसी में होना चाहिए था वही सेक्शन पूरे के पूरे संबंध में, पूरे के पूरे अटैचमेंट में, पूरे के पूरे अरेस्ट वारंट में एंड अदर प्रोसीडिंग में एज यूजुअल प्रोविजंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा आपके लिए मैं पार्ट 2 लेकर के आया था, और अब नेक्स्ट डे पे मैं लेकर के आऊंगा आप सभी लोगों के लिए पार्ट 3 इसका लेकर के आऊंगा, और सेम एज यूजुअल इसी तरह से हम बात करेंगे। साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।